अच्छा जी, रिक्वायरमेंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है ये, रिक्वायरमेंट हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है और आपने अकाउंटिंग के पेपर में जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है वो उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही है। तो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो उसने हमें सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट बताया है, इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के इसको एक्सट्रैक्ट्स बना के देंगे यहाँ पे। अच्छा, ऑफ अब्बा लिमिटेड in respect of the above properties for the year to 31st मार्च 2016। ईयर एंड हमारा क्या है, 31 मार्च 2016 है। सवाल पढ़ते हैं, कहता है अब्बा लिमिटेड कंडक्ट्स इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम 2 प्रॉपर्टीज। उसके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लूँगा। आई थिंक हमको हाईलाइट लेना चाहिए यहाँ पे। दो प्रॉपर्टीज हैं अब्बा लिमिटेड के पास, अ हेड ऑफिस इन सिटी सेंटर एंड प्रॉपर्टी इन कंट्री साइड। कंट्री साइड देहातों में कहते हैं, शहर से बाकी जगहों को। वे स्टाफ ट्रेनिंग इज कंडक्टेड। बोथ प्रॉपर्टीज वर एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2013। एक्विजिशन डेट इसकी हम देख लेते हैं कब है, 1 अप्रैल 2013 है, और हमारा ईयर एंड कब है, 31 मार्च 2016 है। एंड हैड एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 साल, और उनकी लाइफ कितनी है, 25 साल है। विद नो रेजिडुअल वैल्यू, कोई उनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ कैरिंग इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एट करंट वैल्यूज। उसकी जी है पॉलिसी, वो करंट वैल्यूज के ऊपर कैरी करते हैं, ना कॉस्ट के ऊपर। हाउएवर अंटिल रिसेंटली प्रॉपर्टी प्राइसेस हैज नॉट चेंज फॉर सम ईयर्स। लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर्टी की कीमतों में चेंज नहीं आया। ऑन 1 अक्टूबर 2015 the property is revalued by a firm of surveyors। उसने प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करवाई है और उसकी कुछ डिटेल ये है। हेड ऑफिस की कॉस्ट जो 1 अप्रैल 2013 को लिया था, लैंड 5 लाख का लिया था और बिल्डिंग थी 12 लाख रुपए की। अब लैंड की कॉस्ट हो गई है रीवैल्यू होकर 7 लाख रुपया और बिल्डिंग हो गई 13,50,000 रुपये की। जो ट्रेडिंग प्रेमिसेस उसने लिए थे, उसका लैंड 3 लाख का लिया था, लैंड की वैल्यू 3.5 लाख की हो गई है, और बिल्डिंग इसने 9 लाख की ली थी और बिल्डिंग की वैल्यू अब कितनी हो गई है, बिल्डिंग की वैल्यू अब 6 लाख रुपए की हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे रीवैल्यूएशन भी है और इम्पेयरमेंट दोनों यहाँ पे है, मतलब इम्पेयरमेंट इंडिकेटर मौजूद है यहाँ पे। जब कहता है द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द ट्रेडिंग प्रेमिसेस इज ड्यू टू मेनली डैमेज डन बाय द यूज ऑफ हैवी इक्विपमेंट ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग प्रेमिसेस हैं उसकी वैल्यू में कमी क्यों हुई, क्योंकि डैमेज की हुआ है। तो डैमेज है, इंडिकेटर है। अब हम टेस्ट करेंगे क्या क्या इसमें इम्पेयरमेंट का एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं। द सर्वेयर्स हैव आल्सो रिपोर्टेड दैट एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ट्रेडिंग प्रॉपर्टी इन इट्स करंट वैल्यू विल बी अ फर्दर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैल्यूएशन। कि अब जो उसकी लाइफ बची है वो सिर्फ 10 साल बची है। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ हेड ऑफिस रिमेन अनअल्टर्ड। जो हेड ऑफिस है उसकी लाइफ 25 साल ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। दूसरा नोट गिवन किया है, अब्बा लिमिटेड ट्रीट्स इट्स लैंड एंड बिल्डिंग्स एज सेपरेट एसेट। वो लैंड को सेपरेटली लेकर ट्रीट कर रहा है और वो बिल्डिंग को सेपरेटली लेकर ट्रीट कर रहा है। अगर वो लैंड बिल्डिंग हम उसका अगर सेपरेट ना भी कहते तो हमें उनको सेपरेट करना ही पड़ना था। क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, वाइल ऑन द अदर हैंड हम जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई the depreciation is based on straight line method from the date of purchase और subsequent revaluation। जब हम परचेज करेंगे उस दिन से क्या करेंगे, हम उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, सवाल हुआ। अब इस सवाल को एक बार स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ें। पोस्ट करने के बाद अगर कोई इसमें इशू हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको अच्छी तरह पढ़ लें जिस तरह मैंने पढ़ा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके हमने अब क्या करने हैं, इसके हमने एक्सट्रैक्ट्स तो इसका अब हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़ ली है, सॉल्व कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व में है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं वो 2 हैं, जिसके हम
मेनली एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। एक होगा जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एक्सट्रैक्ट लिखते हैं। पहले हम अपना मार्कर चेंज करेंगे, और मुझे आज लाल रंग पसंद है तो मैं आज लाल रंग से लिखूंगा। हम लिखेंगे जी, पहले हम इसके बनाएंगे अब्बा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट्स, और इससे हमें ईयर एंड दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इसके हमने क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। इसके साथ हम ड्रॉ करेंगे पैरेलली इसके हम बनाएंगे यहाँ पे हम इसके बना लेंगे ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेंगे। अब्बा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एज एट यहाँ एज ऑन 31 मार्च 16। तो ये दो हमने चीजें इसको ड्रॉ करके देनी है। अब देखें, अगर हमारे पास फिक्स एसेट्स हों, ये जो मैं आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स बताने लगा हूँ ना, मतलब मैंने आपको पहले कहा था प्रीवियस किसी स्टैंडर्ड में कि जो हमारे बेटा एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जामिनर ने ऑल्दो आपके सिलेबस में कैफ 5 के सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ ये जो है अपना क्या कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन उसने ऐसा नहीं पूछी, बट वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्ट्स आपसे पूछ सकता है। और पर्टिकुलरली जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स मौजूद है ना हमारे सिलेबस में, जिसमें रेवेन्यू है, जिसमें फिर हमारा आ जाता है IAS 16 है, IAS 36 जो हम भी पढ़ रहे हैं, 23 है, बोरिंग कॉस्ट है, 20 है और 40 है। जो ये स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व है इनके वो आपसे अगर चाहे तो वो 8 से 10 नंबर के इंडिविजुअल एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है कि मुझे बताओ ये सवाल मैंने दिया, इसको अप्लाई करो जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, और बताओ कि क्या चीजें आपके इसमें जाएंगी। तो देखें, फिक्स एसेट से रिलेटेड जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो दो आते हैं। एक तो जाएगा इसका स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इम्पैक्ट, और दूसरा जाएगा इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इम्पैक्ट। जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फिक्स एसेट से जो मुतालिक चीजें जाती हैं वो कौन कौन सी जाती हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन जाती है, ये आपने ये टेबल आपने या ये जो फिगर बनाना ये याद रखनी है आपने। और फिक्स एसेट से रिलेटेड हम क्या चार्ज करते हैं, SOCI में हम इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करते हैं। उसके अलावा जो SOCI में नहीं बट अदर इनकम्स में जो आता है हमारा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस हम इसमें चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो गेन ऑन डिस्पोजल होता है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल जो होता है वो हम इसमें चार्ज कर रहे होते हैं। तो जब भी मेरे पास फिक्स एसेट्स गिवन हो और मुझे कहा जाए कि फिक्स एसेट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, तो SOCI में उस फिक्स एसेट से ये चीज़ें जो रिलेट करती हैं वो आ सकती हैं। और जो SOFP में क्या जा सकता है, SOFP में सिंपल जो इनका होगा कैरिंग वैल्यू, मीन्स जो उनकी नेट
बुक वैल्यू है, जिसमें से हम उनकी ओरिजिनल कॉस्ट, उनकी हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या हम उनकी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट ये शो करते हैं। और इसके अलावा अगर इनका रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है एसेट्स का, तो वो भी हम यहाँ पे शो करते हैं। सरप्लस और कैरिंग वैल्यू ये हम मेनली कहाँ डील करते हैं, ये हम मेनली डील करते हैं SOFP में। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं एसओसीआई के, सॉरी फिक्स एसेट के, तो फिक्स एसेट्स के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो एसओसीआई में क्या कुछ जाएगा और एसओएफपी में क्या कुछ जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो फिक्स एसेट्स ही हैं। अब हमने बताना है, जैसे हमें सवाल गिवन किया है, इसमें से एसओसीआई में क्या कुछ जाएगा और एसओएफपी में क्या जाएगा। तो एसेट्स है मेनली जो एसओसीआई में जाएगा, इसकी क्या जाएगी, डिप्रिसिएशन जाएगी। डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगी इसकी, इसमें जा रही होगी। और इसके अलावा कोई इम्पेयरमेंट वगैरह हुई तो वो भी इसमें जा रही होगी। अब हमारे पास एसेट्स दो हैं, एक है हमारे पास हेड ऑफिस, तो दिख रहा है, हाँ जी, एक है हमारे पास हेड ऑफिस के एसेट्स हैं और दूसरे हमारे पास एसेट्स हैं ट्रेनिंग प्रेमिसेस के। ये हेड ऑफिस की एसेट्स और ये ट्रेनिंग प्रेमिसेस के। लैंड को तो हम डिप्रिशिएट नहीं करते, हम किसको डिप्रिशिएट करेंगे, हम सिर्फ बिल्डिंग को डिप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम इनकी अब क्या करेंगे, इनकी हम डिप्रिसिएशन लेंगे। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, हमारा ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, ये हमारा ईयर है। लेकिन इसमें जो रीवैल्यूएशन हो रही है वो साल के मिड में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे ड्यू टू ये रीवैल्यूएशन या ड्यू टू ये सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी 6 माह की मेरी डिप्रिसिएशन कुछ और बन रही है और बाकी 6 माह की जो मेरी डिप्रिसिएशन है वो कुछ और बन रही है। तो पहले हम लेते हैं हेड ऑफिस के एसेट्स। अब हेड ऑफिस की एसेट्स हैं, उसमें उसने हमें बताया कि हेड ऑफिस की एसेट्स हैं लैंड और बिल्डिंग। लैंड डिप्रिशिएट नहीं होगी, बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग है जी हमारी 1200 रुपये की पहले इनिशियली। तो पहले हम लेंगे 6 मंथ की डिप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर, वो बनती है जी 1.2 मिलियन के हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, हमने लिख लिया। उसने हमें उसकी लाइफ गिवन की है 25 साल है। हमने कहा ठीक है 25 साल इसको कर लेते हैं, डिवाइड किया 25 से। और उसने हमें कोई रेट एसेट गिवन किया है, उसने हमें रेट नहीं गिवन किया, उसका स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। और उसने कहा डेट ऑफ परचेज से और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे हम चार्ज करते हैं। तो ये 6 माह की डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम 6/12 कर लेंगे। तो इसका हम जवाब निकालते हैं 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 25 48 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, डिवाइड किया 12 से, तो 24,000 क्या बनी, इसकी डिप्रिसिएशन बनी। ये है बिफोर रीवैल्यूएशन, इसकी डिप्रिसिएशन क्या बन रही है, 24,000 बन रही है। तो अब है आफ्टर रीवैल्यूएशन, इसकी क्या डिप्रिसिएशन बनेगी। वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब उसकी वर्किंग है, लेकिन मैं वर्किंग बाद में कर दूँ, साथ ही जो ट्रेनिंग प्रेमिसेस है उसकी भी डिप्रिसिएशन लिख लेता हूँ, 9 लाख पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ट्रेनिंग प्रेमिसेस इसकी अगर हम निकालें डिप्रिसिएशन बिफोर रीवैल्यूएशन, तो उसने हमें बताया था वो 900 का था। 25 उसकी लाइफ है, 6/12 करेंगे, हमें इसकी क्या मिल जाएगी, डिप्रिसिएशन मिल जाएगी
9 लाख का हमारा एसेट है, 25 साल इसकी लाइफ है, इसको हमने 6/12 करना है तो 18,000 की क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। तो आप यहाँ पे 9 लाख लिखें, मैंने 900 लिख दिया क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट आदमी हूँ, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना। 9 लाख लिखे भाई साहब, बाद में मुझे व्हाट्सएप पे सर आपने 900 लिख के गलत करवा दिया था। तो ये 6 माह की डिप्रेशन आ गई। अब इसकी भी हमने क्या करनी है, इसकी जब हमने उसकी वैल्यूएशन करवाई तब उसकी वैल्यू कितनी होगी हमने उसको भी देखना है। तो यहाँ पे तो वैल्यू में कमी है, वैल्यू में कमी तो हमारे लिए इतना चीज़ मुश्किल नहीं है। 600 इसकी वैल्यू हो गई है, आफ्टर वैल्यूएशन 6 लाख उसकी वैल्यू हो गई है। अब उसने कहा है इसकी जो वैल्यूएशन के बाद जो इसकी लाइफ है वो है ऑनवर्ड 10 साल। तो लेकिन 6 माह के लिए हमने क्योंकि मिड में वैल्यूएशन कराई है तो ये इसकी जो बनेगी डिप्रिसिएशन वो बनेगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 और इसको हम 2 पर डिवाइड करना तो 30,000 बनती है इसकी डिप्रिसिएशन। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इसको स्टार करना, क्योंकि वैल्यू में कमी आई है तो हमने क्या करनी है इसकी यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी होगी। तो ये तो फेस के जो मुताबिक है था वो मैंने जो इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम हेड ऑफिस की निकालते हैं डिप्रिसिएशन, लेकिन ये है आफ्टर रीवैल्यूएशन। तो यहाँ हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, इसको हम नाम देते हैं वर्किंग नंबर 1 का। तो वर्किंग नंबर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं डिप्रिसिएशन आफ्टर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि उसकी जब हमने रीवैल्यू की तो उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया, और सरप्लस की वजह से जो उसकी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हुई वो कितनी है। तो क्योंकि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती है वो हमने बाद में सरप्लस से रिटेन अर्निंग में मूव भी करनी होती है। ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर IAS 16। और लेकिन आप भी जाके पॉइंट पढ़ेंगे अगले क्लासेस में जहाँ पे आप थोड़ा अच्छे वाला FR2 पढ़ रहे होंगे, अभी सॉरी आप अच्छे वाला IAS 16 पढ़ रहे होंगे, अभी आप ज़रा अच्छा IAS 16 नहीं पढ़ रहे, अभी तो आप बिल्कुल बेसिक्स में हैं। देखिए कितना आपने स्टेप्स लिए, पहले आपने स्टार्टिंग की थी, बिल्कुल आपने इंट्रो अकाउंटिंग में यहाँ पहले लेवल पे बेसिक्स पढ़ी IAS 16 के मुतालिक, एसेट्स क्या होते हैं, कॉस्ट क्या होती है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ी, आपने यहाँ पे रीवैल्यूएशन पढ़ी। अब आगे जाके इस जो रीवैल्यूएशन के मज़ीद पंगे हैं वो देखेंगे, और AFR में अगर आपकी ज़िंदगी रही या हिम्मत रही तो आप मज़ीद इसके चीज़ों को डील कर रहे होंगे। चलें उसने हम देखते हैं जी, उसने हमें कहा था, उसने ये एसेट एक्वायर की रकम अप्रैल 2013 को कितने का, 12 लाख का। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई थी, कॉस्ट इसकी थी 12 लाख। अब हमने यहाँ पे इसकी करनी है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सिंपल है भाई साहब, 12 लाख रुपए का हमारा एसेट था, 25 साल इसकी लाइफ थी। अब मल्टीप्लाई हमने किससे करना है ये लिखा रहेगा। तो हमने यकम अप्रैल 13 को लिया, तो 13 से 14 1 साल पूरा चला, 14 से 15 2 साल पूरा चला, और उसके बाद 6 माह और, मतलब 2.5 साल की हम क्या लेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे। तो 12 मिलियन इसकी थी कॉस्ट, इसको हमने डिवाइड किया 25 से, ये आगे इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन, इसको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये आपने लेस की तो 12 लाख लेस 1,20,000, ये बन गया जी 1,080,000, and this is the carrying value of building बिफोर रीवैल्यूएशन, के रीवैल्यूएशन से पहले जो इसकी लाइफ है वो है ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब कितनी इसकी वैल्यू हो गई है, उसने कहा जी अब इसकी वैल्यू हो गई 1350। अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है इसकी, वो है 1,350,000। तो इसमें से अगर हम देख लें कितना सरप्लस आया, तो ये 2,70,000 क्या आया इसको यहाँ पे
रीवैल्यूएशन सरप्लस आया। अब ये देखें 2.5 साल हमने क्या टोटल इसकी लाइफ कितनी थी बिल्डिंग की 25 साल, हमने 2.5 साल इसको इस्तेमाल कर लिया। अब 2.5 साल के बाद क्या किया हमने इसको रीवैल्यू किया। अब इसकी रिमेनिंग कितनी लाइफ बची, सिंपल है 25 इसकी टोटल लाइफ थी, 2.5 साल हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, लेस कर लो तो बाकी इसकी लाइफ है हमारे पास 22.5 साल। अब हम इसको जो डेप्रिशिएट करेंगे किस पे करेंगे, 22.5 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो अब इसकी हम वैल्यू क्या लेंगे, हम इसकी वैल्यू 1350000 लेंगे। अभी लेते हैं 1350000। अब इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है जी, 22.5 साल है। हमने तो लेकिन इसको 6 बार इस्तेमाल किया आफ्टर रीवैल्यूएशन, तो इसकी हम अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं 1350000 डिवाइडेड बाय 22.5 और इसका लेंगे हम 6/12 तो ये बन जाएगा 30,000। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन बनती है हेड ऑफिस की वो बनती है हमारी 54,000 और इसकी जो बनती है ट्रेनिंग प्रेमिसेस की वो कितनी बन रही है हमारी 48,000। ये जो हमारी आगे डेप्रिसिएशन। अब एक चीज रह गई है कैलकुलेट करने वाली, वो है इम्पेयरमेंट लॉस। क्योंकि एसेट की वैल्यू में कमी आई थी डैमेज की वजह से, तो डैमेज तो इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का, तो हम यहाँ पे करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस भी निकालेंगे। तो वर्किंग नंबर 2 हम इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं। हमने लिया था बिल्डिंग 9 लाख रुपए की ट्रेडिंग प्रेमिसेस में, ये कम एप्पल को, और 2.5 साल बाद क्या हो रहा है उसमें इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। तो सेम वर्किंग हम उसकी क्या निकालेंगे, हम उसकी निकालेंगे पहले कैरिंग वैल्यू। तो आ गया जी हेडिंग इम्पेयरमेंट लॉस की। कॉस्ट जो थी हमारी वो 9 लाख थी, इस पे हम लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, वो कितनी 9 लाख हमने कॉस्ट ली थी। इसकी लाइफ थी पहले पास हमारी इनिशियल कितनी 25 साल, ठीक है, और 2.5 साल हमने इस एसेट को अपने पास इस्तेमाल किया था। तो 9 लाख का हमारे पास असासा था, 25 साल इसकी लाइफ थी, 2.5 साल हमने इसको इस्तेमाल किया, तो 90,000 क्या बनती थी इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती थी। हमने वो लेस कर दी तो मेरे पास 8,10,000 के आ गई, मेरे पास इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। और ये कैरिंग वैल्यू क्या है बिफोर इम्पेयर, ये है कैरिंग वैल्यू जहाँ पे मेरा एसेट का नुकसान हुआ था और इसकी मैंने वैल्यूएशन की। अब मेरा एसेट कितने का हो गया है 6 लाख रुपए का, ये इसकी एसेट की है रिकवरेबल अमाउंट। मैंने कितने का लिखा अपनी किताबों में 8,10,000 का, मुझे कितने का मिलेगा, मुझे मिलेगा 6 लाख का। कितने का नुकसान हो रहा है 2,10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। ये कहाँ चला जाएगा, ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे आ जाएगा 2,10,000। तो जो टोटल मेरे एक्सपेंसेस चार्ज होंगे पीएल अकाउंट पे 54 प्लस 48 प्लस 210, ये 3,12,000 के करीब खर्चा मैंने क्या किया होगा, अपने पीएनएल अकाउंट को चार्ज किया होगा। और ये सारा खर्चा कहाँ से आ रहा है, ये सारा खर्चा हमारा आ रहा है ड्यू टू एसेट। ये तो हमारे हो गए बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट्स बन गए एसओसीआई के। अब हमने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और वो तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। अब हम एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं, बहुत आसान है। देखिए हमारे पास ये एसेट्स जो हैं, पहले आपको पता होना चाहिए आप डील कर रहे हैं एसेट्स में जा रहे हैं कि रिजर्व्स में जा रहे हैं। तो एसेट्स में जा रहे हैं और एसेट्स में भी क्या है, ये नॉन करंट एसेट्स है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हेडिंग देंगे नॉन करंट एसेट्स की। देखें आपका पेपर का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग में क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है कि आप किस तरह स्टैंडर्ड्स को रिपोर्ट करेंगे, किस तरह पेपर में प्रेजेंट करेंगे। तो पेपर में इनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, बड़ी ज़्यादा अहम होती है। तो अब ये सारा जो मैटर है वो है प्रेजेंटेशन का। यहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉन
करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास दो हैं चीज़ें, एक है मेरे पास हेड ऑफिस और एक है मेरे पास ट्रेनिंग प्रेमिसेस। और दोनों के जो एसेट्स हैं, एक है लैंड है और बिल्डिंग है। तो हम यहाँ पे लेते हैं लैंड, इधर हमने लैंड की हेडिंग दी और यहाँ पे हमने लिख दिया लैंड के लिए लिख दिया कि हेड ऑफिस और यहाँ पे हमने लिख दिया ए ट्रेनिंग प्रेमिसेस। यहाँ पे हमने कॉलम दे दिया। देखिए लैंड में तो कोई चीज चेंज आई ना उसमें लैंड में भी चेंज आया होगा, लैंड में रीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन इस रीवैल्यूएशन की वजह से जो लैंड है वो हमारा इस वैल्यू पे शो हो रहा होगा 700 का और 350 का। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, लैंड इसका आ जाएगा हेड ऑफिस का 700 का मतलब 7 लाख का, और ये आ गया 3.5 लाख का। जो सरप्लस है वो हम कहाँ ले जाएंगे, वो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस में उसको ले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में गेम है। बिल्डिंग में गेम क्या है कि बिल्डिंग में हमने इसको क्या करना है, इसकी हमने जो डिप्रिसिएशन है वो भी चार्ज करनी है। तो बिल्डिंग एक है हमारे पास हेड ऑफिस की और दूसरे हमारे पास बिल्डिंग है ट्रेनिंग प्रेमिसेस की। तो देखें हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग है रीवैल्यू होने के बाद उसकी कीमत है जी 1350 1350000 1350000 और प्रेमिसेस की बिल्डिंग है वैल्यूएशन के बाद 6 लाख की। बट इनको जो हमने डेप्रिशिएट भी किया है और हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन लेस करके इनकी कहाँ शो करना है, नेटबुक वैल्यू पे। तो देखें आफ्टर रीवैल्यूएशन हमारी क्या बनी है डेप्रिसिएशन 30,000, ये लेस होगी क्योंकि जो पहले वाली डेप्रिसिएशन थी वो हमने जब उसकी रीवैल्यूएशन की तो हमने वहां पे एडजस्ट कर ली। और जो ट्रेनिंग प्रेमिसेस है जब हमने उसकी की वैल्यूएशन तो वहां पे भी हमने क्या किया था, हमने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंट कर ली। तो देखें हमने यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन काउंट की और यहाँ पे हमने इसकी की, तो ये खत्म हो गई। वैल्यू चेंज होने के बाद की जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पे लेस करेंगे, तो इसकी भी क्या लेस होगी, इसकी भी 30,000 डेप्रिसिएशन लेस हो रही है और इसकी भी क्या हो रही है 30,000 डेप्रिसिएशन लेस हो रही है। तो 1350000 लेस 30,000 इसे करेंगे बनेगा 132,000 का 132,000 और ये बनेगा हमारे पास 570,000। अगर हम इन सब को सम कर लें तो ये बनेगा मेरे पास 1320 प्लस 570 प्लस 350 प्लस 700, ये बनेगा 2940,000 2940,000। ये है मेरे क्या चीज, ये है मेरे टोटल नॉन करंट एसेट्स। इन्हें मैं कहूँगा भाई साहब इतने के मेरे पास असासे मौजूद हैं। गॉट इट। इसके साथ एक और चीज हम मेंटेन करेंगे जो हमारे क्रेडिट्स में शो हो रही होगी, वो है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो एक तो हमारे पास लैंड हुआ रीवैल्यू, लैंड में भी हमारे पास हेड ऑफिस है और ट्रेनिंग प्रेमिसेस हैं। हेड ऑफिस था हमारे पास सर देखें 5 लाख, जो हेड ऑफिस का लैंड था वो हमारा 5 लाख का था, अब कितने का 7 लाख का। हमें कितने का यहाँ सरप्लस हुआ 2 लाख रुपए का, और सिमिलरली वहां पे हमें कितने का सरप्लस हुआ 4 लाख का सरप्लस हुआ। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे हमें से सरप्लस हुआ लैंड से हेड ऑफिस का वो 2 लाख का सरप्लस हुआ
और यहाँ सर हमें कितना सरप्लस हुआ, यहाँ पे हमें सरप्लस हुआ 50,000 का सरप्लस हुआ। तो ये तो हमारे पास सरप्लस आ गया। अब दूसरा सरप्लस हमारा रह गया है, वो है जी ये बिल्डिंग का। और बिल्डिंग में सिर्फ हमें जो सरप्लस हुआ था वो हेड ऑफिस का हुआ था, और वो हमने सरप्लस यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना था 2,70,000 रुपया हमारा क्या था, बिल्डिंग का सरप्लस था। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,70,000 हमारा सर बिल्डिंग का सरप्लस आ जाएगा। तो इसको अगर हम जमा कर लें, 2 लाख जमा 50,000 जमा 2,70,000, ये हो जाएगा 5,20,000। तो ये हमारे क्या बनते हैं, ये मेरा टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस बन रहा है। तो यहाँ तक क्या है हमारे एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं, वो हमने लिखने होते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे ये पॉलिसी गिवन की जाती कि आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस में से रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करना है जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, तो फिर क्या होना था, फिर देखें मेरा सरप्लस कितना आया, मेरा सरप्लस आया था 2,70,000 का बिल्डिंग से। तो 270 का मेरा सरप्लस था और रिमेनिंग मेरी लाइफ कितनी थी, 22.5 साल थी। तो डिवाइड करता ये बनना था मेरा 12,000, लेकिन ये है डेप्रिसिएशन 6 माह की, क्योंकि 6 माह में उसकी हुई है रीवैल्यूएशन। तो इसको हम अगर करते तो ये था 6,000, तो 6,000 में सरप्लस लेस करके ट्रांसफ़र कर रहा होता, तो फिर यहाँ मेरा 5,20 नहीं बल्कि यहाँ पे 5,14 आना था। तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होना था कि बिल्डिंग का सरप्लस होता है मेरा 2,70,000। तो ये कंपनी की पॉलिसी है कि जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से जब रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, उसकी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, और हमारा क्रेडिट क्या हो जाएगा सर, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। अब सवाल है कैसे, देखें 270 का हमारा सरप्लस था, इसको हमने डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे, और इस साल की हमने जो डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो हाफ ईयर की है, तो इसको 6/12 कर देंगे। तो आपका जवाब आएगा 270 डिवाइड बाई 22.5 डिवाइड बाई 2 6, तो ये बनेगा 6,000। तो 6,000 से क्या होगा, आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फिर इस तरह शो होना था अगर हमारा ये पॉलिसी होती। मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँ ताकि आपको याद रहे, अगर कंपनी की पॉलिसी होती कि रिटेन्ड अर्निंग से सरप्लस पे ट्रांसफ़र करना है, तो फिर ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होना था। बिल्डिंग आनी चाहिए हमारी 270 की, इसमें से जो रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफ़र होना है वो 6,000 है, वो लेस करके हमारा यहाँ पे 264 आना था, और जो हमारा टोटल बनने से सरप्लस फिर वो 5,14,000 बनने थे। और रिमेनिंग यहाँ पे फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग आ जानी थी हमारी कितने से, 6,000 से आ जानी थी, क्योंकि सरप्लस जो है था ये अमाउंट यहाँ से निकल के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। तो ये हमारा सारा सवाल था अब्बा लिमिटेड वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें मसला कोई नहीं होगा एक्सट्रैक्ट्स से। और एक्सट्रैक्ट्स जो है ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, मतलब मुझे वैसे ही एक्सट्रैक्ट्स बनाना बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ हर स्टैंडर्ड के बंदा आपसे एक्सट्रैक्ट्स बनाए, और एग्जामिनर का भी ये टॉपिक फेवरेट है। तो इसमें आपको कोई इशू वगैरह नहीं होगा, प्रैक्टिस हमारी अच्छी थी। हमने इस पर जो कंसेप्ट था हमने अपना उसका रीवैल्यूएशन को भी चेक कर लिया, और हमने इसमें फिर जो अपना कंसेप्ट था IAS 36 का इम्पेयरमेंट का हमने वो भी टेस्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू।